हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये है आपका पसंदीदा चैनल साइंस वाला एकेडमी। आज बच्चों ये एस्किटी सिस्टम का लास्ट लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एस्किटी सिस्टम कि एस्किटी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां लोगों में हो सकती हैं। तो उसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो पहले कि यूरिनरी ब्लैडर को डिटेल से समझते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। ये है बच्चों दोनों किडनीज और ये है यूरेटर। और ये है ट्रायंगुलर शेप यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये दोनों जो यूरेटर हैं ये ब्लैडर के पीछे की तरफ से ब्लैडर में एंट्री करते हैं और जो यूरिन किडनी बनाता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आकर के कलेक्ट होती जाती है। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है कि यूरिन को कलेक्ट करना। और यहां पर जहां से यूरेथ्रा की शुरुआत होती है, ये है यूरेथ्रा। जहां से यूरेथ्रा की शुरुआत होती है यहां पर स्मूथ मसल, सर्कुलर स्मूथ मसल पाई जाती हैं, जिसको क्या बोला जाता है इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर। जहां भी इंस्फिक्टर शब्द आ जाए बच्चों, उसका काम क्या होता है कि किसी चीज को पास होने को कंट्रोल करना। वो एक प्रकार का आप समझो एक दरवाजा है कि वो बंद रहता है तो चीजें पास नहीं हो सकती, और जैसे ही वो खुलता है, रिलैक्स होता है, तो चीजें पास हो सकती हैं। तो यूरिन के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूरेथ्रा में दो प्रकार के इंस्फिक्टर है। अंदर की तरफ इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर और बाहर की तरफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर। ये क्या है एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर। ये यूरेथ्रा है और इसके दोनों इंस्फिक्टर के द्वारा यूरिन के पास होने को कंट्रोल किया जाता है। और यूरिन को पास करना, इसको एक टेक्निकल नाम दिया गया है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन तो मिक्चुरेशन का मतलब है टू पास यूरिन, टू पास आउट यूरिन, या वाइडिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। वाइडिंग ऑफ मतलब यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर देना, वाइडिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, यूरिन को कलेक्ट करना। ऐसा ना होता कि किडनी से यूरिन बन करके यूरेटर से आती जा रही है और यूरेथ्रा से वो लगातार पास होती जा रही है। तो ऐसा होने पे कितनी दिक्कत होगी, लगातार यूरिन पास होती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए एक नेचर ने व्यवस्था दी है, क्या यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है कि वो एक थ्रेशोल्ड अमाउंट तक यूरिन को कलेक्ट करता रहता है। उसमें यूरिन आती रहती है और कलेक्ट होती रहती है। वैसे यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम कितना वो स्टोर कर सकता है, वो 500 to 700 ml है। 500 to 700 ml यानी कि 2 कप पानी जितना अमाउंट होता है, लगभग वही अमाउंट एक यूरिनरी ब्लैडर मैक्सिमम कलेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही 200 से 350 ml यूरिन इसमें कलेक्ट हो जाती है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड अमाउंट। थ्रेशोल्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है कि इतना यूरिन जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगी, यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यूरिन पास हो जाएगी। तो इसको थ्रेशोल्ड अमाउंट बोलते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना है कि 200 to 350 ml
ये थ्रेशोल्ड अमाउंट है यूरिन का, वो अमाउंट है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रैक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर का जो कंट्रैक्शन है और जो दोनों स्फिंक्टर का कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब एक रिफ्लेक्स से कंट्रोल होता है जिसको बोलते हैं मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स। उसी को डिटेल से समझना है। और एक चीज और उस पर आने के पहले आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नेचर ने हमको ये दो स्फिंक्टर दिया क्यों, कि इंटरनल स्फिंक्टर जब ये हमेशा कंट्रैक्टेड स्टेट में ही रहता है, ये हमेशा कंट्रैक्टेड स्टेट में, नेचुरली क्या रहता है, कंट्रैक्टेड स्टेट में। क्यों? जब ये कंट्रैक्टेड रहेगा तभी तो यूरेथ्रा की, यहीं से तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट हो रहा है, तो यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या किया रहेगा, बंद किया रहेगा, क्लोज किया रहेगा। क्यों? ताकि यूरिन इसमें इकट्ठा हो सके। अगर ये जो है रास्ता बंद नहीं रहेगा तो यूरिन तो ड्रिप ड्रिप जो है करके निकलती रहेगी। तो ये पैसेज बंद करने के लिए ये हमेशा क्या रहता है, कंट्रैक्टेड स्टेज में रहता, तब तक जब तक यहाँ पे थ्रेशोल्ड अमाउंट कलेक्ट ना हो जाए और यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रैक्शन स्टार्ट ना हो जाए। तो जब यही सफिशिएंट था कि जब ये जो है ब्लैडर का कंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और यूरिनरी जो इंटरनल यूरेथ्रल जो स्फिंक्टर है ये रिलैक्स हो गया, यूरिन पास आउट हो गई, तो फिर ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्यों नेचर ने बनाया है, इसका क्या उपयोग है? तो हाँ, इसका उपयोग है क्या कि नेचर ने जस्ट लाइक यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जैसे यहां यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, उसी तरीके से एनल जो पैसेज है वहां पर भी, एनल पैसेज में भी दो स्फिंक्टर वहां भी हैं। क्या? इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो जैसे यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर हैं, दो जगह पे व्यवस्था है कि दो जगह से हम उस पैसेज को जो है कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स होकर के उस पैसेज को खोले रख सकते हैं, वही व्यवस्था एनस में भी है। यानी कि ये व्यवस्था अगर है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका उपयोग भी होगा। दो व्यवस्था क्यों दिया गया? उस पैसेज को बंद रखने के लिए, उस पैसेज को खोलने के लिए दो जगह व्यवस्था क्यों दिया गया है? वो इसलिए बच्चों कि ये जो बाहर वाला स्फिंक्टर है, चाहे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हो चाहे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हो, ये दोनों ही बाहरी जो स्फिंक्टर हैं ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं, यानी कि वॉलंटरी कंट्रोल में रहते हैं। वॉलंटरी मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कि इसको हम बंद रखें या इसको हम खोल दें। तो अगर इसको हम कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में रखेंगे तो यूरिन पास नहीं होगी। इसको अगर हम एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो स्टूल पास नहीं होगा। तो ये स्टूल के लिए है, स्टूल के पास होने के लिए, और ये यूरिन के पास होने के लिए। ये जो अंदर वाले स्फिंक्टर हैं, चाहे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हो चाहे इंटरनल एनल स्फिंक्टर हो, ये दोनों ही इनवॉलेंटरी मतलब हम लोग के कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंटरी कंट्रोल इन पर होता है। और इनवॉलेंटरी कंट्रोल किसका होता है? स्पाइन का, स्पाइन के द्वारा, स्पाइनल कार्ड के द्वारा। स्पाइनल रिफ्लेक्स इनको कंट्रोल करता है। जैसे नर्वस सिस्टम बच्चों, जैसा कि आपको पता है जो नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट हैं, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। एक्चुअली बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मूवमेंट या कुछ जो है रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो ब्रेन तक अगर वो पहुंचे तो ब्रेन तो कोई भी इंफॉर्मेशन वहां जाएगी, प्रोसेस करेगा, फिर उसका जो है आदेश निकालेगा,
तब तक देर हो जाती है। तो ऐसी व्यवस्था ऊपर वाले ने दे रखी है कि जहां पे जो है कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो स्पाइनल लेवल पर ही हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस के माध्यम से, उसको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोला जाता है। जैसे कोई जो है हम नींद में भी हों, अगर हमारा ब्रेन सोया हुआ है उस दौरान भी अगर पिन प्रिक हो जाए या कोई चीज चुभ जाए हमारे पैर में या हमारे स्किन को टच कर जाए, तुरंत हम जो है पैर को विड्रा कर लेते हैं। या कोई जैसे गर्म चीज जैसे ही टच करके हम उसको देख नहीं रहे हैं फिर भी हम अपने हाथ को विड्रा कर लेते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्सेज हैं, उसी तरीके से यूरिन का फ्लो होना, ये जो रिफ्लेक्स मतलब जो है इसका कंट्रोल, इसका स्टूल का पास होने का कंट्रोल, ये सब स्पाइनल लेवल पर ही हो जाता है। तो इसको स्पाइनल कंट्रोल बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हम वॉलंटरी कंट्रोल भी यूरिन के पास होने को और स्टूल के पास होने को वॉलंटरी कंट्रोल खुद अपनी इच्छा से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जब तक हम एप्रोप्रिएट पोजीशन में, कंडीशन में ना हो, एप्रोप्रिएट टाइम ना हो। जैसे हम लोगों के बीच में बैठे हैं या मूवी देख रहे हैं, बीच में हम नहीं उठ करके जाना चाहते, तो हम अपने यूरिन को और अपने स्टूल को दोनों को पास होने से रोक सकते हैं, अपनी इच्छा से उसको रोक सकते हैं। या फिर भी एक चीज और समझ लीजिए, ये जो इंटरनल, ये जो है इंटरनल इंस्फिंक्टर है, यूरेथ्रल और इंटरनल इनल, ये इनकी जो ओपनिंग है वो कहां से कंट्रोल होती है? नर्वस कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल जो है। तो नर्वस कंट्रोल मतलब यानी कि उसको उसी को बोला जाता है नेचुरल काल। तो नेचुरल जो काल होती है, नेचर्स काल, उसको बोलते हैं लोग ना नेचर्स काल, कि जैसे ही एक प्रेशर बना, जैसे कि एक थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ यूरिन कलेक्ट हो गई यूरिनरी ब्लैडर में, एक प्रेशर हमको फील हुआ यूरिनेट करने का, अर्ज टू यूरिनेट, उसी तरीके से कि जो एक टाइम होता है स्टूल पास करने का, ये दोनों ही ये जो है या ब्रेन के जो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो पिनियल ग्लैंड है, एक नेचुरल क्लॉक होती है हम लोग के ब्रेन में, क्या होती है? नेचुरल क्लॉक होती है, जो किससे कंट्रोल की जाती है? पिनियल ग्लैंड से। तो इनका एक स्पेसिफिक टाइम सेट हो जाता है, हमारे ब्रेन में एक स्पेसिफिक टाइम सेट हो जाता है। इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने सेट कर रखा है उसको, तो उसी समय हमको प्रेशर महसूस होने लगता है। तो उसको नेचर्स काल बोला जाता है। उसको इग्नोर वास्तव में नहीं करना चाहिए। अगर उसको हम आवश्यकता से ज्यादा अगर इग्नोर कर रहे हैं तो वो फिर हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी पैदा करेगा। जैसे अगर जो है स्टूल पास करने का प्रेशर, अगर उसको बार बार हम इग्नोर कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम को जो है सेट नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे, कब्ज के शिकार हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर, जैसे अगर इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर खुल गया, यानी कि अर्ज टू यूरिनेट जो है हमको फील होने लगे और उसको हम रोके जा रहे हैं, तो वो भी हमारे जो है शरीर में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, यूटीआई पैदा कर सकता है, इवन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन पैदा, क्योंकि यूरिन तो यहाँ पे स्टेसिस हो जाएगी ना, काफी देर तक इकट्ठा रहेगी, तो ये क्रिस्टलाइज होने लगेगा। इसके जो क्रिस्टल्स हैं, इसमें जो साल्ट है वो प्रेसिपिटेट होने लगेंगे और पथरी भी बन सकती है। तो ये जो नेचर्स काल है, इनको बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो व्यवस्था एक इंटरनल इंस्फिंक्टर के अलावा जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर है, ये व्यवस्था नेचर ने हमको क्यों दी है? ताकि हम एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट जगह जब तक हमको ना मिले तब तक हम उसको कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में रखें, और जब एप्रोप्रिएट सिचुएशन हो तब हम यूरिनेशन पास कर सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, और इंटरनल वाला हमारे इनवॉलंटरी, इंटरनल इनवॉलंटरी, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब इसका जो है मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है।
ये है ट्रायंगुलर शेप यूरिनरी ब्लैडर। और जो ब्लैडर की वॉल है, इसकी जो मसल्स हैं, ब्लैडर के वॉल की जो मसल्स हैं, उनको नाम दिया गया है डेट्रूसर मसल्स। और ये ऊपर से यूरेटर है आ रहा है, और ये पीछे की तरफ से, इसलिए इसको हम डॉट 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 दिखा रहे हैं। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के ओपन हुआ, ये इसकी ओपनिंग है। ये थोड़ा सा ओपनिंग जो यूरेटर की होती है, ये थोड़ा सा प्रोजेक्टेड होती है। क्या होती है? प्रोजेक्टेड होती है। इसका भी पर्पज है कि प्रोजेक्टेड जो ओपनिंग है, ये यूरिन को, जब ये यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट हो रहा होता है तो यूरिन को ऊपर की ओर भागने नहीं देती, इसको ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है और ये यूरिन जो है ऊपर की ओर नहीं जाए, ताकि इसका अपवर्ड फ्लो ना हो, क्योंकि अपवर्ड फ्लो होगा तो ये जो है ये यूरेटर के थ्रू जो है किडनी की तरफ चला जाएगा, और इसमें अगर इन्फेक्शन है तो वो भी असेंड कर सकता है। असेंडिंग इन्फेक्शन जो है वो किडनी तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए व्यवस्था दिया गया है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जब यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट हो रहा होगा, डेट्रूसर मसल्स जो जब कंट्रैक्ट कर रही होंगी, तो ये यूरिन ये वापस ऊपर की तरफ ना असेंड करे, इसीलिए इसकी जो प्रोजेक्टेड ओपनिंग है और वो क्लोज हो जाती है। ये है यूरेथ्रा। ये सर्कुलर स्मूथ मसल है। यह है इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर। ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर। ये जो है इसमें रिबीज पाए जाते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। और ये जो ट्रायंगुलर स्पेस है यूरेथ्रल ओपनिंग तक और यूरेटर की ओपनिंग तक, ये इसको ट्राइगोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। ये सबसे जो बाहर मस्कुलर लेयर है उसको क्या बोलते हैं? डेट्रूसर मसल। अब हम यहां पे स्पाइनल कार्ड बना रहे हैं। ये नंबर 2 लंबर एरिया है स्पाइनल कार्ड का, और ये सैक्रम का एरिया है, S2, S3 और S4। और यहां पे हम ब्रेन बना दे रहे हैं, सेरिब्रल कार्टेक्स, सेरिब्रल कार्टेक्स। और ये ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम है नीचे। पॉन्स में जो है पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर, PMC, पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर। इसको बोलते हैं। ये जो है वास्तव में की तरीके से काम करता है। जैसे बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए की होती है, वैसे ये मिक्चुरेशन जो है रिफ्लेक्स को ऑन ऑफ करने के लिए इसका जो काम है, मिक्चुरेशन को ऑन ऑफ करना, रिफ्लेक्स को ऑन ऑफ करना। तो ये की तरीके से काम करता है। और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स
इसका संबंध ये एक्चुअली क्या है, ऑटोनॉमिक स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्स। तो मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स ये ऑटोनॉमिक इसका कंट्रोल स्पाइनल कार्ड से इसका कंट्रोल होता है, वो भी किससे, S2 S3 S4 लेवल से। कैसे कि जब इसमें एक थ्रेशोल्ड अमाउंट तक यूरिन कलेक्ट हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि 200 से 350 ml, जैसे ही इसमें यूरिन कलेक्ट हुई तो ये यूरिन तो फ्लूइड है, लिक्विड है, ये क्या करेगा, इसको जो है अंदर से स्ट्रेच करेगा, जो पेशाब की थैली है उसको खिंचाव उसमें उत्पन्न होगा। तो उस खिंचाव की वजह से इसमें जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच जो इसके वाल में, ब्लैडर की वाल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, वो उस खिंचाव को सेंस कर लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, वो स्पाइनल कार्ड तक S2 S3 S4 लेवल तक पहुंचा देते हैं। किसके द्वारा, उस नर्व को क्या बोलते हैं, पेल्विक नर्व। पेल्विक नर्व। तो एक्चुअली पेल्विक नर्व के दो पार्ट हैं, एक सेंसरी नर्व और दूसरा पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पेल्विक सिंपैथेटिक नर्व और पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो ये जो है, जो सेंसरी नर्व सेंस करता है क्या, स्ट्रेच को। पहले जो स्ट्रेच है वो इंफॉर्मेशन क्या हुई, पहले पेल्विक नर्व के सेंसरी पार्ट द्वारा वो स्पाइनल कार्ड तक गई। इसने सेंस किया कि इसका मतलब है कि इसमें एक थ्रेशोल्ड अमाउंट तक यूरिन भर चुकी है, और ये फिर क्या करता है कि ये जो पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व के थ्रू ये जो मोटर एक्शन है, इसका ये सेंसरी एक्शन था। इसने क्या किया कि इसने सेंस कर लिया कि यूरिनरी ब्लैडर में एक थ्रेशोल्ड अमाउंट तक यूरिन भर चुकी है, और जैसे ही सेंस किया उसने मोटर नर्व के द्वारा उसने क्या किया कि इसको डेट्रूसर मसल्स पे एक्शन अपना स्टार्ट किया। उसको आदेश दिया कि अब तुम्हें कंट्रैक्ट करना है। अब यूरिनरी ब्लैडर में कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पेल्विक नर्व है, ये जो है, ये क्या करती है, ये जो सेंस कर रही है, ठीक है, ये थ्रू M3 रिसेप्टर जो मस्करेनिक रिसेप्टर है उसको जो है उस पर एक्ट करती है। इसका एक्शन जो है डेट्रूसर मसल्स के मस्करेनिक रिसेप्टर पे, और इसका जो एक्शन है जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसके M3 रिसेप्टर पे। तो एक्चुअली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये इसके दो टाइप होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको तो डिटेल से हम बताएंगे जब नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम में पूरा डिटेल से बताएंगे। इस सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, ये हमको इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए तैयार करता है। हमारे शरीर को इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है उसके लिए तैयार करता है, और जब वो सिचुएशन हैंडल हो जाती है तो फिर से बॉडी को नॉर्मलाइज करने का काम पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो किसके थ्रू काम कर रहा है, ब्लैडर को कैसे मतलब जो है कंट्रोल कर रहा है रिफ्लेक्स को, कि वो पेल्विक सेंसरी नर्व के द्वारा स्ट्रेस को सेंस करके इंफॉर्मेशन दे रहा है स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड उसी पेल्विक नर्व के जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है उसके द्वारा डेट्रूसर मसल्स को
वो आदेश दे रही है कि तुम कंट्रैक्ट करो। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो काम कर रहा है। ये पहला, डेट्रूसर मसल्स को तो कंट्रैक्ट करवा रहा है, और जब डेट्रूसर मसल्स कंट्रैक्ट होंगी, ब्लैडर जब कंट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर प्रेशर, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो बढ़ेगा। और जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो जैसे ही ये प्रेशर जो है यहाँ के प्रेशर से ज्यादा हुआ, तो ये जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। नॉर्मली ये क्या होते हैं, हमेशा कंट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं ताकि यूरिन इसमें फिल हो सके। तो जैसे ही कंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि अब ये इंटरनल जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, ताकि यूरिन नीचे की तरफ आ सके, जो है नीचे की तरफ आ सके। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम है, यही रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। पहले वो सेंस करेगा पेल्विक नर्व के थ्रू, और फिर जो है पैरासिम्पैथेटिक जो है मोटर एक्टिविटी के थ्रू डेट्रूसर मसल्स को कंट्रैक्ट कराएगा, और जो है इंटरनल यूरेथ्रल जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करेगा। और दोनों ही M3 मस्कैरेनिक रिसेप्टर के थ्रू ये दोनों ही एक्शन होते हैं। मस्कैरेनिक रिसेप्टर जो कहां पाए जा रहे हैं, डेट्रूसर मसल में और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में। यहीं पे बच्चों सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसका भी फंक्शन हम बता दे रहे हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या कंट्रोल है, क्या फंक्शन है, उसको भी यहीं पे बता दे रहे हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो किसके थ्रू काम कर रहा है, लंबर नर्व के थ्रू काम कर रहा है। किसके थ्रू, लंबर नर्व। यहां से नर्व्स निकली, ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है। क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू ये नर्व जो है इसकी भी सप्लाई दोनों जगह है, डेट्रूसर मसल पे भी और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पर भी। बस एक्शन इसका किसके थ्रू है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, जैसे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो मस्कैरेनिक रिसेप्टर के थ्रू काम कर रहा है। यहां पर जो है हार्मोन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड है वो क्या है, एसिटाइलकोलिन। क्या है, एसिटाइलकोलिन। वैसे ही जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एड्रेनालिन के थ्रू काम करता है। तो एड्रेनालिन के जब थ्रू काम करेगा तो जाहिर सी बात है वो किस पर काम करेगा, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे। तो डेट्रूसर मसल्स पे बीटा 3 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और इंटरनल यूरेथ्रल जो स्फिंक्टर है उस पे कौन, अल्फा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑन इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और बीटा 3 रिसेप्टर ऑन डेट्रूसर मसल्स के थ्रू ये सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये एक्ट कर रहा है। ये क्या करेगा, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करा रहा है। क्या करा रहा है, स्टोर करा रहा है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि डेट्रूसर मसल्स क्या हो, रिलैक्स्ड हो जाएं। तो ये डेट्रूसर मसल्स को, डीएम लिख दे रहे हैं इसको रिलैक्स कर रहा है, और जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको कंट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ये कंट्रैक्टेड स्टेट में होगा तभी तो यूरिन फ्लो होगा, तभी तो स्टोरेज ऑफ यूरिन होगा। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो यूरिन को स्टोर होने देता है। वो जाहिर सी बात है कि ये तो हमको इमरजेंसी कंडीशन हमको बचा रहा है ना। जैसे सपोज करो कि किसी इंसान को किसी जानवर ने दौड़ा, कुत्ते ने दौड़ा लिया है, अब उसको तो अपनी जान बचाना है, वो यूरिन पास करने के लिए थोड़ा खड़ा हो सकता है। तो वहां पे जो है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या करना है, यूरिन को स्टोर होने में मदद करनी है कि किसी भी तरीके से ये जो ब्लैडर का कंट्रैक्शन स्टार्ट ना हो।
जो वाइडिंग रिफ्लेक्स जो है मिक्चुरेशन का एक्शन स्टार्ट ना होने देना, तो ये तो यूरिन को स्टोरेज करने के लिए मदद करेगा ना, कि ताकि वो अपनी पहले जान बचाए, या तो फाइट करे, सिचुएशन को फाइट करे या तो फ्लाइट करे, पहले तो जान बचाए अपनी। और जब ये सारा काम हो गया, जो इमरजेंसी सिचुएशन है खत्म हो गई, अब उस इंसान को नॉर्मलाइज होना है। अब जितना वो जो है तब उसको मौका मिलेगा, नहीं अब जो है हम यूरिन पास कर सकते हैं, अब मिक्चुरेशन हो सकता है। तब जाकर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्शन में आएगा, वो यूरिनरी ब्लैडर को डेट्रूसल मसल्स के कंट्रैक्शन के द्वारा जो है और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा, ताकि वो इंसान यूरिन पास कर सके। यहीं पे बच्चों एक बात और बतानी है कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, ये जो सैक्रल नर्व्स हैं, ये इसके जो फाइबर्स हैं वो पुडेंडल नर्व के थ्रू, इसको याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुडेंडल नर्व के थ्रू एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर तक जाते हैं। और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वास्तव में जो पुडेंडल नर्व का जो काम है वो क्या है, इस स्फिंक्टर को कंट्रैक्टेड रखना, जब ताकि यूरिन इसमें फिल होती रहे। लेकिन जैसे ही यूरिन ये इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो गया, रिलैक्स हो गया, तो यूरिन इसके अंदर कनेक्ट हो गई। अब जब इसके अंदर ये यूरिन कलेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे जो इसका जो प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ लगने लगता है, तो उस समय उसकी वजह से ये इस पुडेंडल नर्व को इनहिबिट कर देता है, इसको जो है ब्लॉक कर देता है, इसका एक्शन को ब्लॉक कर देता है। अब जाकर के ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरीके से जो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हमारा रिलैक्स हो जाता है बाय इनहिबिशन ऑफ पुडेंडल नर्व एक्शन। अदरवाइज पुडेंडल नर्व का एक्शन क्या होता है, ये इस स्फिंक्टर को कंट्रैक्टेड रखती है। तो जब ये रिलैक्स हो गया, जब ये पुडेंडल नर्व का एक्शन इनहिबिट हो गया, तब यूरिन जो है ये पास हो गई, क्योंकि ये ओपनिंग खुल गई, तो अब यूरिन पास कर सकता है इंसान। तो इस तरीके से मिक्चुरेशन का पूरा एक्ट कंट्रोल किया जाता है। हाँ, ये जो पूरा एक्शन है, जो ऑटोनॉमिक जो एक्शन इसका है, ये सेल्फ रीजनरेटिंग है। उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ रीजनरेटिंग। लेकिन इसको फैसिलिटेट कौन करता है, ब्रेन नर्व जो है। केवल इसका सारा जो कंट्रोल है केवल स्पाइनल कार्ड लेवल तक नहीं है, इसको फैसिलिटेट, इसकी कुछ चाबी किसके पास है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर, जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को इनिशिएट कराने में मदद करता है। कब चाबी, मतलब जब कब जो है उस की तरीके से काम करता है, जैसे कि एक सर्किट की जो की होती है कि आपने उसको ऑन कर दिया है, उसको ऑफ कर दिया, यानी कि जो वॉल्यूम का, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम का कंट्रोल है, वॉल्यूम का कंट्रोल है, ये किसके हाथ में है, ये ब्रेन के हाथ में है। कि कितना वॉल्यूम इसमें स्टोर होगा कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा, ये किसके कंट्रोल में है, ब्रेन के कंट्रोल में है। ये यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ये इसको कब खुलना है, क्योंकि जब ये खुलेगा तभी यूरिन आदमी पास कर सकता है। इसके बाद तो जो है मतलब इसके पहले तो सब यूरिन तो स्टोर होती रहेगी। तो कितना स्टोर हो सकता है, वॉल्यूम का कंट्रोल किसके हाथ में है, वो ब्रेन के हाथ में है। ये क्या करता है कि पोंटाइन मिक्चुरेशन जो रिफ्लेक्स है, पोंटाइन मिक्चुरेशन जो सेंटर है पॉन्स का, वो तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को स्टार्ट करता है, लेकिन उस पर एक इनहिबिटरी कंट्रोल किसका होता है, इनहिबिटरी, निगेटिव मैंने बनाया है कि इनहिबिटरी कंट्रोल किसका होता है पीएमसी पे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। जो सुप्रापोंटाइन जो मतलब सेंटर्स हैं, वो इस पर इनहिबिटरी कंट्रोल रखते हैं कि नहीं, रिफ्लेक्स जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट नहीं अभी हो सकता, अभी यूरिन को कलेक्ट होने दो। तो इस तरीके से वॉल्यूम का कंट्रोल जो है ये किसके हाथ में है, ये जो है ब्रेन के हाथ में है।
अब यहीं से हम ये सरल तरीके से आप समझ सकते हैं, समझाया जा सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को कंट्रोल करने से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है हमको फेस करनी पड़ सकती है और वो किस किस लेवल पे। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि अगर जो सेंसरी नर्व है, जो पेल्विक सेंसरी नर्व है, अगर वो डैमेज हो जाए, मतलब इस लेवल पे प्रॉब्लम हो, तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? तो जो है उसको कहते हैं एटोनिक ब्लैडर। अब इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बच्चों। तो उसको क्या बोल सकते हैं? एटोनिक ब्लैडर। ये टोनिक ब्लैडर, ये टोनिक ब्लैडर का मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि ब्लैडर में टोन ही नहीं है, वो कंट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स हैं, मैंने बताया था ना कि स्ट्रेस रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि यूरिन जब उसमें भर जाती है ब्लैडर में तो ब्लैडर स्ट्रेच होता है, तो उसको सेंस करके ये जो है जो इंफॉर्मेशन है स्पाइनल कार्ड तक आती, फिर स्पाइनल कार्ड आदेश देता है कि नहीं अब यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये सेंस ही नहीं कर पा रहा है। तो यहां प्रॉब्लम कहां पर है? सेंसरी नर्व डैमेज अगर हो जाए, अगर सेंसरी नर्व डैमेज हो गई, पेल्विक नर्व, सेंसरी पेल्विक नर्व, तो क्या होगा? एटोनिक ब्लैडर होगा कि ब्लैडर सेंस ही नहीं कर पाएगा और उसमें क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरती रहेगी और एक समय आएगा कि पूरा ब्लैडर पूरा यूरिन से भरा होगा और ये ओवरफ्लो करने लगेगा। ये ओवरफ्लो क्योंकि कंट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस मतलब कि जो है अपने आप जो है, अगर इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन को हम रोक नहीं पा रहे हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जा रहा है, तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कि सेंस जो है, जो रिसेप्टर्स हैं, जो इसके रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रेच जो रिसेप्टर्स हैं, वो जो है अपने स्ट्रेच सेंस को वो यहां तक भेज नहीं पा रहे क्योंकि वो पेल्विक नर्व डैमेज हो गई है। इस लेवल पर अगर डैमेज है तो जो है स्ट्रेच का सेंसेशन नहीं होगा और ब्लैडर का कंट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ब्लैडर में यूरिन भरती जाएगी और एक समय आएगा कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। यानी कि ये कब होगा? जब सेंसरी पेल्विक जो सेंसरी नर्व है वही डैमेज हो जाएगी, तो जो वाइडिंग है वो यूरिन जो है, यूरिन की वाइडिंग ही ब्लैडर से नहीं होगी। नो वाइडिंग, रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स ही नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन आता है कि जब स्पाइन में डैमेज इस लेवल पे हो जाए, यानी कि लंबर और सैक्रम के बीच में, मतलब सैक्रम के ऊपर, अगर स्पाइनल कार्ड डैमेज सैक्रम के ऊपर है, ओवर द सैक्रल रीजन, तो यहां पे जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स तो सैक्रल रीजन से इसका रिलेशन है, जो मिक्चुरसन रिफ्लेक्स है वो सैक्रल रीजन से उसका रिलेशन है, तो यहां पर जो मिक्चुरसन रिफ्लेक्स है वो तो मेंटेन है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं कि ऑटोनॉमिक ब्लैडर। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक ब्लैडर। कि ऑटोनॉमिक ब्लैडर का मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो मिक्चुरसन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है वो मेंटेन है,
वो मेंटेन है। और चूंकि जो है ये स्पाइनल कार्ड का इंजरी है, इसको स्पाइनल कार्ड के इंजरी को स्पाइनल शॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल शॉक। तो जो है, तो यहां पर क्या है कि जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो एग्जैगरेटेड हो जाएगा। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एग्जैगरेटेड, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एग्जैगरेटेड, तो जो है बार बार वो कंट्रैक्शन को कराने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो मतलब जो है स्पास्टिक, उसको स्पास्टिक ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पास्टिक ओवर एक्टिव ब्लैडर। मतलब ये कंट्रैक्शन बार बार इसको आदेश देगा डेट्रूसन मसल्स को कि तुम कंट्रैक्ट करो, कंट्रैक्ट करो, क्योंकि ये जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो क्या हो गया? एग्जैगरेटेड हो गया। तो जो है ये, क्योंकि इसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरास, ये दोनों का जो है डिसोसिएशन हो गया। अब ये तो एक्शन कर नहीं रहा कि स्टोरेज करने दे, स्टोरेज करने नहीं देगा। थोड़ी सी भी यूरिन इसमें इकट्ठा हुई, तुरंत कंट्रैक्शन, तुरंत कंट्रैक्शन। तो ये स्पास्टिक ओवर एक्टिव ब्लैडर, मतलब ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाएगा बार बार। मतलब जो है जो ये ब्लैडर की इम्पिटिंग बार बार मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगेगी, उसको बोलते हैं इम्पिटी टू फ्रीक्वेंटली। मतलब जो ब्लैडर की इम्पिटी जो है टू फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी वो फ्रीक्वेंटली जो है ब्लैडर इम्पिटी होने लगेगा। थोड़ा सा भी यूरिन को वो स्टोर नहीं कर पाएगा और बार बार जो है ओवर एक्टिविटी की वजह से बार बार यूरिनेशन होगा। तो एक ये कंडीशन हो गई कि अगर जो है स्पाइनल कार्ड इंजरी अगर जो है सैक्रल रीजन के ऊपर हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम कब होता बच्चों? जब हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी हो इस लेवल पे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो इनहिबिटरी कंट्रोल है पॉन्टाइन मैच्यूरेशन सेंटर पे वो खत्म हो जाए। वहां पे क्या होगा? तो वहां पे क्या होगा? लॉस ऑफ वॉलेंट्री, उसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो जो है ये इनहिबिटरी कंट्रोल, ये किसको कंट्रोल करता है? जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर को। तो जो हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल है, आप ऐसे समझो कि जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वही खत्म हो जाएगा। हम यूरिन को वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे जिस कंडीशन में हो, चाहे जितनी इनअप्रोप्रिएट कंडीशन में हो, जैसे ही ये मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा और हम मतलब यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैच्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा, हम उसको चाह के भी जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको हम उससे कंस्ट्रिक्ट करके उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने आप यूरिन जो है यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है वॉलेंट्री कंट्रोल हमारा उस पर से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये कब होगा? जब ब्रेन इंजरी हो और स्पाइनल जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो इनहिबिटरी कंट्रोल है पॉन्स पे, जब वो डैमेज हो जाए। तो यहां पर भी क्या होगा? जो ब्लैडर की इम्पिटी जो है बहुत जल्दी क्विकली होने लगेगी। तो ब्लैडर इम्पीज टू क्विकली, तो फ्रीक्वेंसी यहां भी बढ़ जाएगी बहुत जल्दी, टू ऑफन जो है ब्लैडर इम्पटी करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते। जैसे ही थ्रेशोल्ड अमाउंट तक यूरिन जो है पहुंची और अपने आप जो है, जो कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर को हम वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मिक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों रही यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब
अब एक और प्रॉब्लम है बच्चों, जो है मिक्चुरेशन से रिलेटेड है, वो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। उसको भी थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं इसी समय। तो प्रोस्टेट, पहले तो बच्चों प्रोस्टेट को समझते हैं कि प्रोस्टेट है क्या और उसकी पोजीशन कहाँ होती है। एक्चुअली ये जो प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं, बीपीएच। बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक, मतलब प्रोस्टेट का हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया। तो बीपीएच जो प्रोस्टेट होता है बच्चों, वो एक्चुअली उम्र के हिसाब से उसकी जो साइज है वो बढ़ती है। तो अराउंड 40 to 50 ईयर्स के बाद जो है प्रोस्टेट की साइज कभी कभी इतना बढ़ जाती है कि वो जो यूरेथ्रा है उसको जो है स्क्वीज कर देता है, प्रेस कर देता है। तो इसको समझने के पहले हमको प्रोस्टेट को समझना पड़ेगा कि उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। ये बच्चों यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बच्चों, ये यूरेटर है, और यहां पे बच्चों, यहां पे ये प्रोस्टेट है। ये क्या है, प्रोस्टेट है। और जब प्रोस्टेट बता ही रहे बच्चों तो कुछ और मतलब जो है ऑर्गन्स उससे रिलेटेड हैं, उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं। पहले तो जो है दोनों स्फिंक्टर बना देते हैं। ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। और जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के ही अंदर से ये टेस्टिस है बच्चों, टेस्टिस है, और ये एपिडिडाइमिस है, ये वास डिफरेंस है, और यहां बच्चों ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है इसके जस्ट नीचे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसको एक और नाम दिया जाता है काउपर्स ग्लैंड। पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काउपर्स ग्लैंड। और यहां पे एक और ग्लैंड है सेमाइनल वेसाइकल। तो इसको बताने के पीछे रीजन क्या है बच्चों, कि ये जो प्रोस्टेट है, ये जो प्रोस्टेट है और जो सेमाइनल वेसाइकल है और जो कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये तीनों का सिक्रीशन जो टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है। स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन है कहां पे होता है, टेस्टिस में।
वो स्पर्म जब सेक्सुअली एक्साइटेशन जब होता है तो वो स्पर्म ये ऊपर की ओर क्या करते हैं, असेंड करते हैं, ये वास डिफरेंस के थ्रू ऊपर असेंड करते हैं। और इसमें समय समय पे जब ये असेंड कर रहे होंगे उस समय सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट क्या है, ग्लैंड है, इसका जो ये क्या है कि ये इस स्पर्म के नरिशमेंट के लिए फ्लूइड बनाती है। और वो फ्लूइड सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड और कॉपर्स ग्लैंड का फ्लूइड, जब तीनों का फ्लूइड इसमें, ये इजैकुलेटरी डक्ट है बच्चों, ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। जब जो है स्पर्म में इन तीनों का कंटेंट, इन तीनों ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल का जो है फ्लूइड और कॉपर्स ग्लैंड का फ्लूइड, ये तीनों का जब फ्लूइड इसमें मिक्स हो जाता है तो उसी को बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। तो सीमेन नहीं बनता, बनता क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म जो है, स्पर्म में जब तक ये तीनों लिक्विड का मिक्सचर नहीं हो जाएगा, मिक्स नहीं हो जाएगा, तब तक उसको सीमेन नहीं बोला जाता। और ये जब तक स्पर्म असेंड करना नहीं शुरू करता तब तक ये लिक्विड इसमें पोर ग्लैंड्स नहीं करती हैं। तो इसके लिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट जरूरी है। तो इसीलिए आप लोगों ने जो है कई लोगों को प्रॉब्लम सुना होगा कि उनको नाइट फॉल हो जाता है। नाइट फॉल का मतलब कि ये जो सीमेन है, ये एक बार अगर बॉडी में बन जाता है तो स्टोर नहीं रह सकता, वो निकल जाता है अपने आप। तो जैसे ही वो कभी कभी, जैसे वो यूरिनेशन के दौरान या स्टूल पास करने के दौरान, डेफिकेशन के दौरान जब प्रेशर पड़ता है तो वो सीमेन जो है निकल जाता है, या तो नाइटफॉल के रूप में या तो ड्यूरिंग यूरिनेशन या डिफिकेशन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का संबंध जो है किससे है, जो है ये सीमेन के प्रोडक्शन से है, इसलिए यहां पे इसको बताना जरूरी था। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये उम्र के हिसाब से बढ़ती जाती है और 40-50 साल के उम्र के बाद इसकी साइज इतनी ज्यादा हो जाती है, चूंकि प्रोस्टेट के अंदर से ही आप देख रहे होंगे, जैसा कि प्रोस्टेट के अंदर से ही यूरेथ्रा पास हुई है, प्रोस्टेट के अंदर से ही यूरेथ्रा पास हुई है। तो जब प्रोस्टेट बढ़ेगा तो उसको क्या कर देगा, स्क्वीज कर देगा, उसको दबा देगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो इंसान जिसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, जिसको बीपीएच की प्रॉब्लम है, तो जब उसको जो है, जब वो ब्लैडर को इम्पटी करने की कोशिश करता है, यूरिन को पास करने की कोशिश करता है, तो वो यूरेथ्रा को स्क्वीज कर देता है और उसकी वजह से फ्लो बाधित हो जाता है, यूरिन का फ्लो नहीं हो पाता। तो जो बीपीएच, जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टेटोमेगाली उसको बोलते हैं या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या क्या आती है, उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। उसके सिम्टम होते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्या, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगेगी। और क्या होगा, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार अर्ज फील होगी, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट। अभी जैसे एक बार यूरिनेट किए, एक बार जो है पेशाब पास हुआ, इसके बाद फिर थोड़े ही समय में फिर उसको अर्ज होगा कि फिर लगेगा उसको कि जो है उसको यूरिन पास करने की जरूरत है। और क्या दिक्कत होगा कि जो वीक स्ट्रीम, जब वो प्रेशर लगाएगा तो यूरिन का जो स्ट्रीम है, जो धारा है, वो बहुत पतली रहेगी या बीच बीच में रुक जाएगी, तो उसको बोलते हैं वीक या इंटरप्टेड स्ट्रीम। और क्या लक्षण होंगे, स्ट्रेनिंग टू यूरिनेट, उसको जोर लगाना पड़ेगा, पेशाब को पास करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। या इनएबिलिटी टू यूरिनेट,
कभी कभी ज्यादा प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो पेशाब ही पास नहीं होती है, उसको पेशाब को ही पास करने में दिक्कत होगी। इसके अलावा उसको हिमेचूरिया भी हो सकता है, मतलब ब्लड भी यूरिन में आ सकता है, हिमेचूरिया, या उसको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन हो सकता है। और चूंकि जो है ये स्क्वीज किए रहेगा तो यहाँ पे यूरिन का स्टेसिस ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से ब्लैडर में पथरी भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि यूरिन की स्टेसिस से उसमें पथरी बनने के चांसेस, क्रिस्टलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ब्लैडर स्टोन के भी प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से हो सकती है। तो ये रहा जो है प्रोस्टेटोमिगैली, मतलब प्रोस्टेट अगर जो है बढ़ जाता है उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अब एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है उस पर हम लोग आते हैं, वो है रीनल स्टोन, पथरी, रीनल स्टोन। तो रीनल स्टोन क्या है? रीनल स्टोन वास्तव में ये पथरी केवल किडनी में ही नहीं होती, और किडनी में जो मैक्सिमम जो जो प्लेस है जहां पे पथरी होती है वो इस पेल्विक रीजन में। कहां पे? पेल्विक रीजन में, पेल्विस। जो कैलिक्स है जो सारा यूरिन को कलेक्ट करता है, कैलिक्स, कैलिक्स जो है सारे कैलिक्स खुलते हैं पेल्विस। ये जो ये कॉन्केव जो शेप जो रीजन है, ठीक है, यही है पेल्विस रीजन। तो सबसे ज्यादा जो किडनी स्टोन का जो पोजीशन हो क्या है? पेल्विस रीजन में, पेल्विक स्टोन। और इसके बाद जो कॉमन पोजीशन है वो यूरेट्रिक स्टोन, यूरेटर में, इसको क्या बोलेंगे? यूरेटरिक स्टोन। यहां पेल्विक स्टोन, या इसी को रीनल स्टोन भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है यूरेटर के बाद और जो दूसरी कॉमन जगह हो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में, इसको यूरिनरी ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। तो पथरी ये तीन जगह पे कॉमनली जो पथरी की जो पोजीशन है, एक तो किडनी के अंदर पेल्विक रीजन में, दूसरा यूरेटर में, और तीसरा यूरिनरी ब्लैडर में। और जो पथरी की साइज है, जो इसकी साइज है वो फ्यू मिलीमीटर से इवन कभी कभी 2.5 सेंटीमीटर तक, इतना बड़ी बड़ी पथरी भी हो सकती है। यहां पे तो जो पेल्विक और कैलिक्स जो है, पेल्विक और जैसे ये सारे कैलिक्स जो है ये इस तरीके से जो है, ये पेल्विक रीजन है और ये कैलिक्स है। तो इसमें जो पथरी कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि ये पूरा कैलिक्स में इस तरीके से फंसी रहती है, और इसका जो है शेप देखेंगे लगेगा जैसे स्टैग हार्न जो है सींग की तरीके से निकला हुआ। इसको स्टैग हार्न कैलकुलस भी बोलते हैं, स्टैग हार्न, हार्न, सींग। तो ये बहुत बड़ी पथरी यहाँ पे कहने का मतलब हो सकती है। तो ये छोटी जो पथरी होती है वो तो कभी कभी अननोटिस्ड अपने आप यूरिन से बनी और निकल गई, तो वो यूरिन में रुकती नहीं है, यूरिन से अपने आप यूरिन के थ्रू पास हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि पथरी बनने का वास्तविक वजह क्या है। तो जो पथरी बनने का मतलब जो मेन वजह है, एक्यूमुलेशन ऑफ डिसॉल्व्ड जो मिनरल्स हैं, जो एक्यूमुलेशन ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ डिसॉल्व, क्योंकि जब हम वजह जानेंगे तभी हम उससे बचने का तरीका भी जान पाएंगे। जो
जो यूरिन में डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं जब वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो आपस में चिपकने लगते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टिक टुगेदर टू फॉर्म स्टोन। और वो डिजॉल्व मिनरल हैं कौन कौन, वो स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स और यूरिक एसिड। तो मोस्ट कॉमन जो कंपोजिशन है रीनल स्टोन का वो किसका है, कौन कौन से मिनरल्स पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो ये दोनों जो है यूरिन में जो है ये डिजॉल्व जो है कंडीशन में घुली हुई अवस्था में रहते हैं। अगर किसी वजह से अगर यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाती है, कंसंट्रेटेड, तो ये जो है इनके अंदर प्रिसिपिटेट करने की या क्रिस्टलाइज होने की प्रॉपर्टी होती है और वो क्रिस्टल्स का रूप लेने लगते हैं और पथरी फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाती है। तो वास्तव में जो है हमको समझना क्या है, समझना यह है कि अगर हम पथरी होने से अपने को बचाना चाहते हैं तो यूरिन को डाइल्यूटेड रहने दें, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, 3 नाइट्रोजनस वेस्ट हमने बताए थे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उससे कम पानी की जरूरत इसको निकालने के लिए होती है और यूरिक एसिड को सबसे कम पानी की जरूरत होती है। इसलिए अगर हम 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर अगर हम डेली पी रहे हैं, 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर अगर हम अपने को मतलब हाइड्रेटेड केवल रखें, मतलब अगर हम अपने को प्रॉपर हाइड्रेटेड अगर रखते हैं तो ये क्रिस्टलाइज ही नहीं होने पाएंगे और पथरी नहीं बनेगी। तो अगर हम 8 से 10 ग्लास पानी रोज पी रहे हैं तो ये हमारे यूरिन के पीएच को अराउंड 6.3 से 6.8 ये बनाए रखता है। और ये वो पीएच है जो सबसे फेवरेबल है, यूरिन का पीएच, जिसपे जो है यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं या कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होंगे। अगर यूरिन एसिडिक हुई किसी भी वजह से, अगर कंसंट्रेटेड और एसिडिक यूरिन हो गई, कंसंट्रेटेड एंड एसिडिक यूरिन, यही सबसे खतरनाक स्थिति है किसके लिए, रीनल स्टोन फॉर्मेशन के लिए। तो हमको एसिडिक यूरिन होने से अपने को बचाना है। उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि कम से कम 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली हम पिए, उससे हमारा पीएच जो है 6.3 से 6.8 के बीच में रहेगा, जो सबसे फेवरेबल पीएच है यूरिन का, जिसमें जो है उस पीएच पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल क्रिस्टलाइज नहीं होते। तो ये हो गया कि किस तरीके से यूरिक एसिड और जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपस में चिपक करके जो है एक्यूमुलेट होकर के रीनल स्टोन बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि रीनल स्टोन के लक्षण क्या क्या है और कैसे हम रीनल स्टोन होने से बचा सकते हैं अपने आप को, किडनी की पथरी होने से अपने को बचा सकते हैं। तो पहले तो रिस्क फैक्टर समझते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, तभी तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। उन रिस्क फैक्टर से ही तो अपने को बचाना है। अगर रीनल स्टोन से बचाना है तो वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे अपने आप को बचाना है। तो जो है रिस्क फैक्टर क्या है कि एक तो ऐसा रिस्क फैक्टर है जिससे हम लोग नहीं बच सकते कि ये जो रीनल स्टोन है यूजुअली मेंस में होता है, मेंस ओवर 40 ईयर, उनमें फीमेल्स के कंपैरिजन में मेंस में रीनल स्टोन ज्यादा होने की संभावना होती है। और इसका जस्ट विपरीत है गाल ब्लैडर की पथरी, पित्त के थैली की पथरी, वो जो है फीमेल्स में ज्यादा होती है।
जो गाल स्टोन होता है, मतलब गाल ब्लैडर, गाल स्टोन मतलब गाल ब्लैडर स्टोन, यहीं पे इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं 1 मिनट में कि गाल ब्लैडर स्टोन होने के लिए जो है 5F बोला जाता है। याद करने का बहुत आसान तरीका है, क्या 40s में होता है, 40s में जो है 30-40 साल के उम्र के बाद, ये 40s में जब हम लोग एंट्री करते हैं उसमें होता है। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, क्या है, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। और कैसे, फैटी फीमेल्स में, जो ओबेसिटी जहां है, क्या है, ओबेसिटी, ओबेज या ओवरवेट, ओवरवेट। और जो फैट जो है, फैटी डाइट जिनकी ज्यादा होती है उनको भी, फैटी डाइट का जो ज्यादा उपयोग करते हैं वो फीमेल्स ज्यादा इसके रिस्क में रहती हैं। 40s फीमेल्स, फैटी डाइट और फर्टाइल, इसका संबंध प्रेगनेंसी से भी है। प्रेगनेंसी के दौरान गाल स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फर्टाइल वाली जो एज ग्रुप है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 40s फीमेल, फैट डाइट और फर्टाइल एज ग्रुप। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो लोग जो है अचानक वेट का रिडक्शन करते हैं, जो है कोई भी काम बहुत ही ग्रेजुअली और स्लो मोड में होना चाहिए। अचानक ट्रेमेंडस जो है या अचानक कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर कोई लाइफ स्टाइल हमारी है, अचानक अगर आप चेंज करते हैं, जैसे अगर हम जो है अचानक वेट बढ़ाएं या अचानक वेट को लूज करें, अचानक हैवी एक्सरसाइज करने लगे, सब के सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर कोई वो जो है वेट लॉस, अगर जो है वेट लॉस बहुत ही फास्ट वेट लॉस करता है तो उसको भी गाल स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां पर भी वही सेम जो मैंने वहां बताया कि गाल ब्लैडर करता क्या है, वो बाइल जूस को जो है स्टोर करता है। तो बाइल जूस का स्टोरेज अगर जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जो है बहुत ज्यादा फास्टिंग कर रहा है, फास्टिंग का भी इससे संबंध है, अगर वो जो है कोई फैटी चीज खा ही नहीं रहा है तो उसको भी रिस्क रहता है कि जब फैट नहीं खाएगा तो बाइल उसका जो है स्टोर पड़ा रह जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। तो वहां पर भी स्टेसिस जब हो जाती है तो उसमें भी पथरी होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ज्यादा फैटी फूड खाने वाले को भी प्रॉब्लम, और एकदम से जो नहीं खा रहे हैं उनको भी दिक्कत। इसके अलावा जो अचानक जो है वेट लॉस बहुत तेजी से कर जा रहे हैं उनको भी गाल ब्लैडर स्टोन के होने के चांसेस हैं। और गाल ब्लैडर स्टोन और रीनल स्टोन, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनका भी आपस में संबंध है। जिनको गाल ब्लैडर स्टोन हो जाता है उनको रीनल स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वाइस वर्सा भी इसका सही है कि जिनको रीनल स्टोन हो जाता है उनको गाल ब्लैडर, पित्त की थैली में भी पथरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इन सब का संबंध हमारे जो है जो लाइफ स्टाइल है उनसे जुड़ा हुआ है। तो जैसे यहां पर कंसंट्रेटेड अगर बाइल हो जा रहा था, क्या था, कंसंट्रेटेड बाइल, तो वहां पर पथरी बनती थी। वैसे यहां पर कंसंट्रेटेड अगर यूरिन है, कंसंट्रेटेड यूरिन है तो वहां पर भी पथरी होने के चांसेस ज्यादा है। तो रिस्क फैक्टर में कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। क्या है, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के खानदान में किडनी की पथरी जो है अगर किसी को हुई है तो उसके खानदान में पथरी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा क्या है, पास्ट हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी को एक बार पथरी हो गई तो उसको फिर दोबारा पथरी होने के चांस ज्यादा रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा स्टडी में देखा गया है कि अगर एक बार पथरी हो गई तो 50% मोर चांस रहता है, 50% मोर चांस रहता है कि 10 साल के अंदर, विद इन 10 ईयर्स फिर दोबारा पथरी किडनी में बन सकती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, इसीलिए मैंने बोला कि डिहाइड्रेशन से बचना है, हाइड्रेटेड अपने को रखना है। लिविंग इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, लिविंग इन वार्म एंड
ड्राई क्लाइमेट, अगर हम गर्म जगहों पे रह रहे हैं, ठीक है, सूख जो है जहां पर आर्द्रता की कमी है, ड्राई क्लाइमेट है, वहां पर भी जो है कंसंट्रेटेड यूरिन वहां पर भी हो जाती है, उसकी वजह से वहां पर भी रीनल स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, जैसे ओबेसिटी। तो ओबेसिटी बच्चों यहां भी आपने देखा और यहां भी देखा, तो चाहे पित्त की थैली हो, वहां पर पथरी के भी चांसेस ओबेज लोगों में, ओवरवेट लोगों में ज्यादा होता है, और रीनल स्टोन भी ओबेज लोगों में ज्यादा होता है। और एक और बड़ी जो है इंटरेस्टिंग वजह है, अवॉइडिंग अर्ज टू यूरिनेट। अगर जो है अगर हम अवॉइड करते हैं क्या, अर्ज टू यूरिनेट, मतलब यूरिन का पास करने का अर्ज, मतलब जो है हमको लगा हुआ प्रेशर बना हुआ और हम उसको अवॉइड करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टेसिस होने लगती है, और वो भी एक जो है रिस्क फैक्टर है। इसलिए अगर जो है भले ही ठंड का समय हो या कोई भी, अगर आप इनअप्रोप्रिएट जगह पर भी हो, फिर भी हमको मौका देख करके अपने अर्ज को जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। बहुत ज्यादा उसको अवॉइड करने से भी किडनी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट यूजुअली जो है जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो उनका जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। अदरवाइज वेजिटेरियन भी अगर हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उनको भी रिस्क रहेगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है हाई सोडियम डाइट, हाई सोडियम डाइट। जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, तो ज्यादा नमक भी पथरी बनाने जो है रीनल स्टोन बना सकता है, इसलिए नमक की मात्रा अपने भोजन में कम रखें। या अगर आप जो है नमक खाना भी चाहते हैं तो पोटेशियम साल्ट खाइए, सोडियम साल्ट नहीं, जो पोटेशियम सेंधा नमक उसको खाइए, ठीक है। तो ओबेसिटी हो गया, हाई सोडियम डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, या रिपीटेड अगर यूटीआई अगर किसी को हो रहा है, रिपीटेड यूटीआई हो रहा है। दूसरा मैंने बताया कि ऑलरेडी गाल स्टोन किसी को है, ठीक है, गाल स्टोन की हिस्ट्री है, तो पित्त की थैली की पथरी अगर किसी को है तो उसको भी। इसके अलावा जो क्रॉनिक डायरिया के जो पेशेंट होते हैं, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या क्रॉनिक डायरिया, उनके अंदर भी डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, इस वजह से इसको जो है ये भी एक रिस्क फैक्टर है। क्रॉनिक डायरिया के जो पेशेंट हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के जो पेशेंट हैं, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वजह है उसको नहीं इग्नोर करना चाहिए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसको जो है सरल भाषा में ऐसे समझें कि एसिडिक यूरिन बन रही है, एसिडिक यूरिन या एसिडिक ब्लड, ब्लड में पीएच जो है एसिडिक लेवल पे पहुंच गया है। तो एसिडिक पीएच ऑफ ब्लड और एसिडिक यूरिन दोनों ही जो है पथरी बनने के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो ये कॉमन जो है रिस्क फैक्टर हैं, जो जिनसे अगर हम अपने को बचा के रखें, बचाने का सबसे सरल तरीका क्या है कि अपने यूरिन के पीएच को 6.3 से 6.8 के बीच में रखो। उसका सबसे आसान तरीका है कि कम से कम 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर पियो और अपने को हाइड्रेटेड रखो, और जो सोडियम इंटेक है उसको कम रखो, सोडियम इंटेक कम रखो और अपने को हाइड्रेटेड रखो, और जो है प्रोटीन डाइट आवश्यकता से ज्यादा न लो, ठीक है, प्रोटीन डाइट आवश्यकता से ज्यादा न लो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। एक और तरीका है कि अगर हम अपना एसिडिक जो अपना पीएच है ब्लड का, जो बॉडी फ्लूइड का जो पीएच है, उसको अगर उसको एसिडिक लेवल उसका घटाना चाहते हैं, अल्कलाइन रखना चाहते हैं, तो ऐसे चीजों का सेवन करें जो
अल्कलिनिटी को बढ़ाता हो। इसीलिए आप देखते होंगे जब कभी भी यूटीआई होता है या एस्किट्री सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो अल्कासाल दिया जाता है, अल्कलाइजर दिया जाता है। तो ब्लड को अल्कलाइज करने वाली चीजें, यूरिन को अल्कलाइज करने वाली चीजों को हमको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वो चीजें कौन है, जैसे जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। तो इंक्रीज विटामिन सी, अगर हमको जो है हम चाहते हैं कि हम किडनी स्टोन से बचें तो विटामिन सी के इंटेक को बढ़ा दें। विटामिन सी स्पेशली किसमें मिलता है, लेमन जूस, नींबू पानी, लेमन वाटर या जो है लेमन जूस, नींबू पानी। या हम साइट्रस फ्रूट्स खाएं। क्या खाएं, साइट्रस फ्रूट्स खाएं, जैसे संतरा हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, चेरी हो गया। ये सब फ्रूट्स भी उसमें जो है विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है और वो ब्लड को अल्कलाइज करते हैं, जो है एसिडिक पीएच उसका नहीं होने देते। और इसके अलावा वेजिटेबल्स भी, जैसे टमाटर हो गया, या स्पेशली जो है सबसे अच्छा है जो अल्कलाइजर है वो लौकी। तो अगर जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, साइट्रस फ्रूट्स ले रहे हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा है, या जो है जिनके अंदर ब्लड को, यूरिन को अल्कलाइज करने की प्रॉपर्टी है, तो वो जो है कद्दू भी इसमें आता है, क्यूकम्बर भी आता है। तो ऐसे जो फ्रूट्स हैं वो क्या करते हैं कि रीनल स्टोन से हमको बचा सकते हैं, इवन जो है गाल स्टोन से भी बचा सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर के बाद थोड़ा सा इसके सिम्टम्स को भी देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर रीनल स्टोन है, यूरेटर में है या किडनी में है या यूरिनरी ब्लैडर में है, तो क्या क्या उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, लक्षण क्या क्या होंगे, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सिम्टम्स, तो सबसे जो कॉमन सिम्टम है पेन। कैसा पेन, बहुत सीवियर क्रैम्पिंग टाइम ऑफ पेन, क्रैम्प जैसे मरोड़ वाला दर्द। अगर यूरेटर में है एक्सक्रूटिंग पेन होता है, एक्सक्रूटिंग पेन, अगर जैसे यूरेटर में अगर जो है अगर पथरी यहां कहीं फंसी हुई है तो उसको निकालने का पेरिस्टाल्टिक, चूंकि इसमें क्या होता है पेरिस्टाल्सिस होती है, तो पेरिस्टाल्सिस जो है ये जो है सिकुड़ करके इसको जो है धीरे धीरे नीचे लाने का प्रयास करेगा। तो उसकी वजह से एक्सक्रूटिंग पेन या क्रैम्पिंग पेन जो है इसमें होता, पोजीशन उसकी क्या होती है, बैक साइड और जो है पीछे और साइड में, बैक और साइड में, कहां पे, बैक में, पीछे की तरफ और साइड में। जहां पे किडनी की पोजीशन होती है वहां पे, जहां पे हम हाथ रख के खड़े होते हैं, वहां पे पेशेंट बताते हैं कि उनको बहुत तगड़ा असहनीय दर्द हो रहा है। इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकता है, ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन मतलब हिमेचूरिया, नॉजिया, वोमिटिंग, और अगर इन्फेक्टेड हो गया तो फीवर भी आ जाता है। और अगर इसने ब्लॉक कर दिया, पैसेज को ब्लॉक कर दिया, तो यूरिन इकट्ठा हो जाती है और ये जो है ये नीचे नहीं आ पाती, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो माने पानी, नेफ्रॉन, नेफ्रोसिस शब्द किसके लिए होता है, किडनी के लिए। तो किडनी के अंदर बहुत सारा यूरिन कलेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो अगर ये ब्लॉक कर दिया, अगर यूरिन नीचे आ ही नहीं पा रही है तो उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है और इसमें इंफेक्शन के भी चांसेस यूरिन में बढ़ जाते हैं। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसके अलावा persistent urge to urinate,
अर्ज टू यूरिनेट, हमेशा जो है यूरिनेट करने की जो है अर्ज फील होती रहेगी, जो है हमेशा जो है यूरिनेट करने की अर्ज फील होती रहेगी। तो ये कॉमन लक्षण है जब रीनल स्टोन जो है किसी को भी हो, तो इससे पहचान जाना चाहिए कि हमको किडनी में पथरी हो सकती है। इतना अभी के लेवल के लिए बहुत है बच्चों कि हम किडनी स्टोन के जो साइन सिम्टम उसको भी हम समझ गए, रिस्क फैक्टर क्या है उसको भी हम समझ गए, ताकि हम जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि रीनल स्टोन बने ही ना, उसको भी हम डिटेल से समझ गए। अब जो है थोड़ा सा रीनल फेल्योर के बारे में भी समझ लें। रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर एक्यूट रीनल फेल्योर और क्रॉनिक रीनल फेल्योर, एक्यूट ARF उसको बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेल्योर और क्रॉनिक रीनल फेल्योर। तो एक्यूट रीनल फेल्योर अगर जो है जैसे सेप्टिक शॉक, किसी को जो है बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो गया, तब भी जो है वो जो है शॉक में जा सकता है, मतलब जो है एक्यूट रीनल फेल्योर में जा सकता है। और दूसरा क्रॉनिक रीनल, ऐसी कोई बीमारी हो गई जो धीरे 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 किडनी को डैमेज कर रही है। और एक्यूट मतलब अचानक किडनी डैमेज हो गया, अचानक जैसे उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो गई, अचानक उसमें तगड़ा इन्फेक्शन हो गया, शॉक में पेशेंट चला गया, तो उस कंडीशन में अगर उसकी ब्लड सप्लाई ही रुक गई तो जो है रीनल फेल्योर हो सकता है। तो ये तो एक्यूट रीनल जो फेल्योर है, अगर इसको ये इमरजेंसी कंडीशन होता है, अगर तुरंत इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाए, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाए, तो इसकी रिकवरी के चांसेस अच्छे रहते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक रीनल फेल्योर है, चूंकि ऐसी बीमारी ही है, वो धीरे 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 किडनी को खत्म करती जा रही है, किडनी को डैमेज करती जा रही है, तो इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होती है। अल्टीमेटली जब किडनी में बच्चों एक चीज और बड़ी मजेदार है कि भगवान ने हम लोगों को 2 किडनीज दे रखी हैं, 2 किडनीज दे रखी हैं कि अगर एक किडनी किसी वजह से काम करना बंद भी कर दे, अगर एक किडनी किसी वजह से काम करना बंद भी कर दे, तब भी एक सिंगल किडनी से भी हमारा सर्वाइवल संभव है। अगर दोनों ही किडनी जो है डैमेज हो जाती है, वैसे ही उसी केवल कंडीशन में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, डायलिसिस की। क्या की? डायलिसिस। ये क्या है? ये डायलिसिस एक मशीन है, ये आर्टिफिशियल किडनी आप इसको समझ सकते हैं। जो डायलिसिस मशीन है, उसको आप क्या समझ सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। क्योंकि दोनों ही किडनी डैमेज हो चुकी है, तो अब हमको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत है, जो ब्लड को जो है फिल्टर कर सके, उसकी सारी इंप्योरिटी को निकाल सके। तो उस आर्टिफिशियल किडनी को क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस करना। कि मतलब आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा हमारे ब्लड को साफ करना। उसमें करते क्या है बच्चों, ये हमारी आर्म है, ये बच्चों ये वेन है। वेन में क्या बनाते हैं, ये आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, एवी फिस्टुला बोलते हैं, एवी फिस्टुला। तो एक तरफ से जो है इस आर्टेरियो वीनस, जैसे इसमें दो नीडल होती हैं, एक जो है आर्टेरियल नीडल, एक आर्टेरियल नीडल और एक वीनस नीडल। तो जो है दोनों नीडल से
एक फिस्टुला पहले जो है इसको बना लिया जाता है, और ब्लड जो है, ब्लड पहले इस मशीन में, ये है डायलाइजर मशीन, यही है आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजर मशीन, आर्टिफिशियल किडनी। तो इसमें ब्लड आता है और ये इसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड है, ये जो प्योर ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है, सारा जो है इम्प्योरिटी लेकर के ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है। ये इस मशीन ने इसको फिल्टर किया और ये फिर इम्प्योर ब्लड, और फिर इसी जो एवी फिस्टुला जो पहले से बनाया गया है उसमें फिर इंटर कर जाता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड चला जाता है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने के लिए बनाया है कि इस तरीके से जो डायलिसिस मशीन है वो काम करती है। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब दोनों ही किडनी काम करना बंद कर दे, यूरिया लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए, यूरिक एसिड का जो है क्रेटिनिन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो ऐसे में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और जो है लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट अगर क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है, वो क्या है? रीनल ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट। तो ये तो थोड़े समय के लिए ये करना संभव है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत जब हो जाती है तो डायलिसिस के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हर अल्टरनेट डे पे, हर अल्टरनेट डे पे उनको जो है डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो जो है कभी कभी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि इतना जो है डायलिसिस के बावजूद जो है सारी इम्प्योरिटी निकल नहीं पाती। और मैंने बताया था कि किडनी तो बहुत ही टैलेंटेड है, वो तो सुपर टैलेंटेड है, वो केवल इम्प्योरिटी को ही नहीं निकालती, वो तो एक बार फिर से उसको आप लोगों को बता देते हैं। ये जैसे ग्लोमेरुलस है, जो है ये ग्लोमेरुलस है, ये अफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, और मैंने बताया था कि ये फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाता है। तो ये जो है सारी इम्प्योरिटी ला रही है, और यहां पर इतना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब इतना प्रेशर में फिल्ट्रेशन होता है कि ये नेफ्रॉन अगर कंफ्यूजन में जो आवश्यक जो चीजें हमारे बॉडी के लिए, उसको भी अगर गलती से फिल्टर कर दिया तो वो फिर उसको रीअब्जॉर्ब करने की व्यवस्था है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, कि वो फिर ब्लड में चला जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर गलती से, चूंकि यहाँ पे इतना प्रेशर में काम हो रहा है, इतनी जल्दी इतना फास्ट सर्कुलेशन है कि अगर कोई इम्प्योरिटी गलती से चली जा रही है तो उसको भी फिर से सिक्रीट कर देना है यूरिन में, ताकि वो फिर यूरिन में चली जाए, तो ब्लड में ना जाने पाए। कितना गजब टैलेंटेड व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था कितना भी अच्छी से अच्छी जो है एडवांस जो है डायलिसिस मशीन बना लिया जाए, ये कैसे संभव होगा कि जो है इतना जो है इंटेलिजेंटली ये काम कैसे हो पाएगा कि सिक्रीशन भी हो जाए, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो जाए, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाए, और जो है ये आज भी इतना एडवांस लेवल की मशीन नहीं बन पाई है। तो अल्टीमेटली जब डायलिसिस के बावजूद बहुत सारी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं और वो फिर से सिक्रीट नहीं की जा सकती, तो ऐसे में जो है जो टॉक्सिन्स का लेवल है हमारे ब्लड में बढ़ता जाता है, और उसके दुष्परिणाम जब आने लगते हैं तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है? रीनल ट्रांसप्लांट। कि किडनी फिर जो बहुत ही रिलेटेड फैमिली मेंबर हैं, जिनका ब्लड ग्रुप काफी क्लोज है, क्योंकि अदरवाइज हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जो रिलेटेड फैमिली मेंबर्स हैं या जो जिनका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, तो उनका मैच्ड जो किडनी है, उनको मैच्ड किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिसको कि रीनल प्लांट। तो क्रॉनिक रीनल फेल्योर या दोनों किडनी जब फेल हो जाती हैं तो अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट अगर पूछा जाए तो रीनल ट्रांसप्लांट है, और जो इमीडिएट ट्रीटमेंट हो क्या है? डायलिसिस है। इसके अलावा बच्चों एक और कॉमन प्रॉब्लम है, उस पर भी थोड़ा सा
2 मिनट दे देते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जो ये यूरेथ्रा बच्चों, तो यूरेथ्रा की जो टिप है एक्चुअली वहीं से इन्फेक्शन असेंड करता है। यूटीआई अक्सर असेंडिंग इन्फेक्शन होता है। तो वो जो इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन असेंड किया, पहले यूरेथ्रा को प्रभावित करेगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर को, और फिर ये अगर असेंड कर गया ऊपर तक तो ये किडनी को भी प्रभावित कर सकता है। तो यूटीआई जो है पूछा जाता है इसमें कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन जो यूटीआई का इन्फेक्टिंग एजेंट है वो कौन है? ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव एजेंट है, मोस्ट कॉमन काज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तो ये पहले तो ये समझना कि ये यूजुअली असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, और इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि यूटीआई की प्रॉब्लम को? उसके सिम्टम, पहला जो कॉमन सिम्टम है वो बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन, बर्निंग मिक्चुरेशन। दूसरा, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट। तीसरा क्या है कि अगर इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन ज्यादा है तो फीवर विद चिल्स एंड राइगर, कपकपी भी होगी, तो तगड़ा बुखार भी आ सकता है। इसके अलावा बच्चों पेन, कभी कभी पेन भी होता है बैक में, पेन इन बैक एंड लोअर एब्डोमेन, पेन इन बैक एंड लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होता है। और जो है क्लाउडी, मतलब जैसे जो यूरिन होती है बच्चों वो जो है ट्रांसपेरेंट होती है, तो अगर क्लाउडी या स्पेलिंग यूरिन, बैड स्पेलिंग यूरिन हो तब भी हम समझ सकते हैं कि यूटीआई के चांसेस हाई हैं, बैड स्मेलिंग यूरिन। तो ये है बच्चों यूटीआई के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि जो है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं कहीं से इन्फेक्शन हो गया, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूटीआई रीनल स्टोन का भी वजह बन सकता है, और स्पेशली किडनी को भी वो डैमेज कर सकता है परमानेंटली अगर उसको हम इग्नोर करते गए और इन्फेक्शन असेंड करता गया। पहले यूरिनरी ब्लैडर को उसने प्रभावित किया, फिर यूरेटर को, फिर जो है किडनी को। तो अगर किडनी प्रभावित हो गई, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, नेफ्राइटिस हो गई, तो फिर धीरे धीरे किडनी डैमेज हो सकता है। इसीलिए उसको समय रहते जो है डॉक्टर से दिखला करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। और एक चीज और बच्चों, ये लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसको ढेर सारी लाइक्स दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों कि जो है आप मेंबरशिप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मेंबर्स के लिए स्पेशली जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए हम कुछ वीडियोस जो है लाइव वीडियोस उनके लिए ऑफर में रहेगा, इसलिए आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज बहुत ही मिनिमल रखा गया है, ओनली 4 रुपीज पर डे, 120 रुपीज या 119 रुपीज अ मंथ। थैंक यू बच्चों।